दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है संविधान के प्रमुख संशोधन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे और उन्हें समझकर याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 1951 में हमारा पहला अमेंडमेंट किया गया। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट को क्यों किया गया, इसको पहले हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। पहले हम देखेंगे कि आखिर इस अमेंडमेंट को करने की ज़रूरत या आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, यह तो हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो न तो शिक्षित था, ना उनके पास संसाधन थे, ना ही वे अमीर थे, और ऊपर से वे शोषित वर्ग के भी थे। तो उनके लिए हमारे सरकार का तो यह कर्तव्य बनता है कि वह डीपीएसपी के तहत उनके लिए कार्य करे, जो भाग 4 में दिया गया है। दोस्तों, डीपीएसपी भाग 4 में है, यह आपको याद रखना है। देखिए, हमारे संविधान में डीपीएसपी को लागू करने के लिए गवर्नमेंट को धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप प्रावधान किए गए थे। डीपीएसपी हमारे संविधान का भाग 4 है, जिसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह किस तरीके से कार्य करे। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट ने डीपीएसपी के तहत कार्य करने का सोचा, तो उस समय हमारे संविधान में पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। जब भारत में पहली बार संविधान को संशोधित किया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनके नाम को याद रखिएगा। दोस्तों, इस संशोधन के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 आधार से प्रतिबंध लगाया गया। मूल अधिकार जो भाग 3 में है, इसके अंतर्गत आने वाले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 आधार से प्रतिबंध लगाए गए थे। ये कौन कौन से थे? तो सार्वजनिक व्यवस्था में रुकावट, इसे आप याद रखिएगा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी अगर आपके बोलने से किसी मैत्रीपूर्ण विदेशी राज्य और भारत का संबंध खराब होता है तब, और अपराध के लिए उकसाने पर, तो इन 3 कारणों की वजह से पहले संविधान संशोधन के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे। साथियों, गवर्नमेंट कृषि में सुधार लाना चाहती थी, और हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें भी कृषि पर जोर दिया गया था। इसीलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत समाप्त करने की कोशिश की थी। इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन पहले संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसके तहत जमींदारों से उनके हिस्से में कुछ जमीन छोड़कर उनका जमीन ले लिया जाता था। दोस्तों, इसके बाद पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को भारत के संविधान में जोड़ा गया। आप सभी को पता है कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। साथियों, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार की चालाकी देखिए कि भूमि सुधार यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया। आप सभी को पता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो साथियों, पहले संविधान संशोधन के द्वारा इतने महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, इन्हें आप याद रखिएगा। दोस्तों, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वें अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। अब 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को कब और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इन्हें हम यहीं पर देख लेंगे। इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, और संविधान संशोधन को याद करने का यही एक सरल उपाय है। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। साथियों, इसे याद रखिएगा। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया, यानी 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 10वें शेड्यूल को ऐड किया गया।
और यह संशोधन 1985 में किया गया था। साथियों, जब 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल के सदस्यों पर दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल पर अंकुश से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया था। बात करें कि यह किससे संबंधित है, तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो 1992-93 में किया गया था, और यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था को हम सभी डिटेल में आगे जानेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को इसलिए इसे बता दे रहा हूँ कि मूल संविधान में तो सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। उसके बाद जो 9, 10, 11 और 12 अनुसूची को जोड़ा गया, यह साथ में होगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया था, जो नगर पालिका के उपबंध से रिलेटेड है। तो साथियों इन्हें आप याद रखिएगा, साथ में इन्हें याद कर लेंगे तो इन्हें याद करने में आसानी होगी। दोस्तों, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956 में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यानी विभाजन किया गया था। देखिए दोस्तों, मेरे एक एक शब्द को जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले भारत में 4 प्रकार के राज्य होते थे, यानी राज्यों के पुनर्गठन से पहले भारत में 4 प्रकार से राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, क, ख, ग, घ। दोस्तों, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो इन्हें समाप्त करके अब भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और यह जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो अब भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। साथियों, आप सभी को पता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तब भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाए। तो 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, अगले 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक समान यानी सिमिलर हैं, तो इन्हें हम एक साथ में ही याद करेंगे। 10वां संविधान संशोधन वर्ष 1961 में किया गया था, जबकि 12वां संविधान संशोधन वर्ष 1962 में किया गया था, और 14th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में किया गया था। इन तीनों ही संविधान संशोधन को करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 240 और अनुसूची 1 में संशोधन किया गया था। दोस्तों, 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा पुर्तगाली क्षेत्र यानी कि दादर और नागर हवेली, ये क्षेत्र भारत के आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के कब्जे में थे। इन्हें 1961 के संशोधन के माध्यम से भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि दादर और नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से पुर्तगाली क्षेत्र से लेकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। 12वां संविधान संशोधन वर्ष 1962 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो 12वां भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया। दोस्तों, इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। बात करें 16वें संविधान संशोधन की,
तो 16वां संविधान संशोधन वर्ष 1963 में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा जैसे शब्द को जोड़ा गया था। दोस्तों, आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा कि भारत के जो भी विधानसभा सदस्य होते हैं या राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनके द्वारा कुछ इस प्रकार के शब्द निकाले जाते हैं कि मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। तो शपथ ग्रहण के दौरान इस शब्द को बोलने के लिए 16वां संविधान संशोधन वर्ष 1961 में किया गया था। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन वर्ष 1966 में किया गया था, जो 18वां संविधान संशोधन था। 18वां संविधान संशोधन की बात की जाए 18वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब का भाषा के आधार पर 4 राज्यों में विभाजन किया गया था। याद रखिएगा, 18वां संविधान संशोधन वर्ष 1966 में किया गया था, जो पंजाब का भाषाई आधार पर विभाजन यानी पुनर्गठन था। दोस्तों, जिस जगह पर पंजाबी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को पंजाब राज्य बनाया गया, हिंदी भाषित क्षेत्र को हरियाणा राज्य बनाया गया और इन दोनों की ही संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाई गई थी। साथियों, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी आप याद रखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को भी भाषाई आधार पर 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक अलग राज्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि 18वें संविधान संशोधन 1966 के माध्यम से पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 4 राज्यों में किया गया था। दोस्तों, अगला संविधान संशोधन है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत के मूल संविधान में केवल 14 लैंग्वेज थे जो 8वीं अनुसूची में थी। तो यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान में जो भारत के संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है वह 8वीं अनुसूची में वर्णित है, यानी कि बताया गया है। दोस्तों, 14 भाषाओं के बाद 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। तो अब यानी कि 21वें संविधान संशोधन के बाद भारत के संविधान में भाषाओं की संख्या 15 हो गई है। 21वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। अब यहाँ पर हम ठीक वैसे ही इनको भी साथ साथ में ही याद करेंगे, जैसे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को याद किए थे। तो देखिए, उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो दोस्तों, अब 71वें संविधान संशोधन 1992 के बाद 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस हो गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, नमक। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया था। साथियों, इसे भी याद रखिएगा। इस एक्ट के माध्यम से 4 अन्य भाषाओं को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो अब भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। दोस्तों, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था। इसको याद करने के लिए ट्रिक है बदमाश। बदमाश के माध्यम से 92वें संविधान संशोधन 2003 को आप जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी याद कर सकते हैं। बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोंगरी, यम से हो जाएगा मैथिली और यस से हो जाएगा संथाली। तो याद रखिएगा कि अब भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। दोस्तों, 22वां संविधान संशोधन वर्ष 1969 में किया गया था। असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय को बनाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 के द्वारा असम से अलग करके मेघालय को राज्य बनाया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। दोस्तों, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा संसद के संविधान संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा संविधान में किए गए संशोधन को रिव्यू नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।
दोस्तों आपको पता है कि जब संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देता है। तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए ऑब्लिगेट किया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 26वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में किया गया था। बात करें इस संविधान संशोधन की, तो इस संशोधन के द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों जब भारत को आज़ादी मिली थी तो अनेक ऐसे रियासत या क्षेत्र थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तब भारत की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी कि इन्हें बलपूर्वक भारत में मिलाया जाए। तो इन देशी रियासतों के शासकों यानी राजाओं और नवाबों को भारत देश में मिलाने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार और पेंशन दिए गए थे, जिन्हें 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने समाप्त किया था। तो साथियों 26वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन 1975। दोस्तों 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो देखिए 1956 में जब 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया था तब भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत में 22वां राज्य बना दिया गया है। दोस्तों इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के समय भारत में आपातकाल लागू था और तत्कालीन समय में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। साथियों जब आपातकाल के दौरान यह संविधान संशोधन किया गया तो इंदिरा गांधी जी ने अपना पूरा मूड बना लिया था कि अब भारत के संविधान को एकदम से बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, इसीलिए इस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़ा गया था। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक भारत के संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है जो 1976 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर और एकता अखंडता को जोड़ा गया था। याद रखिएगा एकता और अखंडता एक ही शब्द है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और एकता अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। दोस्तों इसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत ही भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के ए के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। याद रखिएगा कि भारत के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स तो थे यानी मौलिक अधिकार तो थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं थे, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया। दोस्तों समवर्ती सूची के वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण यह सभी विषय इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से वन यानी फॉरेस्ट, एजुकेशन, जनसंख्या नियंत्रण ये सभी विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। साथियों इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। यानी अब नेशनल इमरजेंसी आंतरिक अशांति के कारण नहीं लागू किया जा सकता। दोस्तों इसके द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था।
तो इसे भी याद रखिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार भारत के नागरिकों को मिले 7 मौलिक अधिकारों में से एक था, जिन्हें इस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष का था उसे पुनः घटाकर 5 वर्ष का कर दिया गया था। तो साथियों, इन सभी को आप याद रखिएगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके अंतर्गत दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो 10वीं अनुसूची के बारे में हम सभी जान चुके हैं कि इसे 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। साथियों, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मतदान करने की आयु यानी वोट देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, जब मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के रूप में घोषित किया गया। साथियों, इसे याद रखिएगा। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। दोस्तों, आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में शासन की जिम्मेदारी केंद्र के हाथों में होती है, लेकिन दिल्ली में 69वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथियों, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993। बात करें इस संविधान संशोधन की तो संविधान में 11वीं अनुसूची इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। साथियों, इसे हम सभी पहले ही जान चुके हैं। इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। साथियों, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज का अर्थ होता है पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। बात करें इसके अनुच्छेद की तो इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक के अनुच्छेद को रखा गया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क को जोड़ा गया। साथियों 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा भारत के संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के संविधान में भाग 9 के क को जोड़ा गया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी 2002। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस अनुच्छेद को 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। साथियों, यानी कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन किसी भी मौलिक कर्तव्य का जिक्र मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। साथियों, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। तो याद रखिएगा कि राज्य में मंत्री परिषद या लोकसभा तथा विधानसभा के मंत्री परिषद का सदस्य संख्या 15% कम कर दिया गया। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जहां सदन की संख्या 40 है वहां पर अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं।
इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 है। 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में किया गया था। यह अमेंडमेंट एक्ट भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण यानी ट्रांसफर से संबंधित है। आपसी सहमति से दोनों देशों ने भूमि का आदान प्रदान 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया था। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन 2016। इसके द्वारा वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 100 के बाद जितने भी संविधान संशोधन है ये अति महत्वपूर्ण है, इन्हें तो जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर है यानी टैक्स है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक इस जीएसटी के लिए लाया गया था और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। बात करें जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन 2018। 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 में किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता 102वें संविधान संशोधन वर्ष 2018 में दिया गया था और यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन 2019। सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों में 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से दिया गया। 124वां संविधान संशोधन विधेयक यह था, तो इसे भी याद रखिएगा। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया। साथियों, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन 2019। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्ष यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा SC/ST के लिए आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यह संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त करता है। तो याद रखिएगा कि 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही एंग्लो इंडियन के सीटों का रिजर्वेशन भारत के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से समाप्त किया गया। यह कौन सा संशोधन विधेयक था, तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था 2019 का 104वां संविधान संशोधन। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन 2021। दोस्तों, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार इस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति दी। 127वां संविधान संशोधन विधेयक यह था। साथियों, अगला जो आखिरी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 में किया गया है, जो अभी तक का आखिरी संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथियों, यह जो 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है, यह अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे लागू किया जा सकता है। इसके प्रावधान के अनुसार यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया था। तो साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन 2023 है। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।